हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th का एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जीव जगत, ठीक है। और वो हम लोग पढ़ने और इस चैप्टर में बहुत चीजें ऐसे हैं कि सबसे पहले बात करते हैं जीव का, कि जीव क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। फिर उसमें आपका टॉपिक है जीव विविधता, ठीक है, जीवों में विविधता। और एक है जीवों का वर्गीकरण। इस चैप्टर में मात्र दो ही आपका टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले यूट्यूब को ओपन कीजिए और वहां जाकर सबसे पहले सर्च कीजिए द सृष्टि विजन, ठीक है, सृष्टि द विजन, सृष्टि द विजन, ठीक, द सृष्टि विजन है, सृष्टि द विजन। यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से एक अच्छी स्टडी को प्राप्त कर सके। इस चैनल पे बहुत आपको अच्छी अच्छी चीजों को सिखाया जाता है ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि हर चैनल पे आपको नहीं मिल पाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी बच्चे पढ़ ले। ठीक, तो देखो चैप्टर है हमारा क्लास 11 का, बायोलॉजी है, चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर का नाम ही है जीव जगत, यानी कि द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। बहुत दमदार टॉपिक है, ठीक है। इस चैप्टर में मात्र आपका दो ही टॉपिक है, बस दो ही टॉपिक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बच्चों, ठीक है। मात्र दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है जीवों में विविधता, ठीक है, ये टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुक जाइए, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें टॉपिक आपका मात्र दो ही है। पहला टॉपिक है, ध्यान से समझ लीजिए, एक चीज समझिए, पहला टॉपिक हमारा है जीवों में विविधता, जीवों में विविधता, ध्यान देखिएगा, जीवों में विविधता, ठीक। और दूसरा टॉपिक है जीवों का वर्गीकरण, ठीक है, जीवों का वर्गीकरण। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, मात्र दो टॉपिक, एक है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म और एक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि दो टॉपिक, और दो ही टॉपिक में पूरा चैप्टर आपका समाप्त होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए दो वर्ड है, एक है जीव और दूसरा है जगत। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इस जीव की बात करेंगे, ठीक है, इस जीव की कि आखिर जीव क्या होते हैं, और तब बात करेंगे जगत यानी कि संसार, कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं उनके रहने का हैबिटेट क्या है, ठीक है, किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कैसे जीव पाए जाते हैं, ये सारा चीज, राइट। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी, जीव की। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम मान लो बात करते हैं जीव, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जीव वह होता है जो जैव प्रक्रम, श्वसन, परिवहन, यानी कि सारा काम, सजीवों के सारे लक्षण को जो फॉलो करते हो, जो आपका लाइफ में उसको रिप्रेजेंट करती हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जीव कहते हैं, ठीक। यानी कि सिंपली फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सजीवों के, ध्यान दीजिएगा, सजीवों के सभी लक्षण, अभी आपको बताएंगे लक्षण क्या होता है, सारा चीज बताएंगे। सजीवों के सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले, ठीक है, प्रदर्शित करने वाले, ठीक है, सजीवों के सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले क्या कहलाते हैं, जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, जीव कहलाते हैं, ठीक। फिर से, यानी कि कहने का मतलब जीव जो होता है वे होते हैं जो सजीव के सभी लक्षण को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे में सजीव का लक्षण जो चल सकता हो, गति कर सकता हो, श्वसन कर सकता हो, पाचन कर सकता हो, प्रजनन कर सकता हो, जिसकी निर्माण एक जीवित कोशिका से होती हो, ये सारा चीज, ठीक है, जो बोल सकता है, जो श्वसन कर सकता हो, सारा का सारा चीज, यानी कि जो लक्षण एक सजीव में होना चाहिए। जैसे हम क्या प्रकार के जीव हैं, सजीव हैं, यानी कि हम श्वसन भी करते हैं, पाचन भी करते हैं, परिवहन भी करते हैं, उत्सर्जन, सारा टोटल चीज करते हैं,
हमारे अंदर हम परिवहन भी करते हैं, स्थान में परिवर्तन भी करते हैं। हमारे शरीरों पर केमिकल का अगर इफेक्ट डाला जाए तो रिएक्शन भी हम देंगे। ठीक, क्लाइमेट से हम क्या करते हैं, मौसम को ग्रहण करके उसके अनुसार रिस्पांस भी देते हैं हम। ये सारी चीज अगर जिस जीव में हो वो कहलाता है हमारा क्या, सजीव कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, सजीव कहलाता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं जीव की, तो ये जीव जो होता है 3 कैटेगरी में इसको कैटेगराइज कर देंगे। पहला कौन है, पादप, दूसरा जंतु, और तीसरा है क्या हमारा, सूक्ष्म जीव। यानी कि पादप भी कहीं ना कहीं एक जीव है, जंतु भी कहीं ना कहीं जीव है, और सूक्ष्म जीव भी का एक प्रकार का जीव है। यानी कि ये भी क्या करते हैं, सारा काम करते हैं, बस एक को छोड़कर, क्या, स्थान में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, यानी कि मैक्सिमम पौधे जो होते हैं स्थान में परिवर्तन नहीं करते हैं। आया समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, हमारा बात समझिएगा थोड़ा सा। जंतु है, सारा काम करता है, स्थान में परिवर्तन भी करता है। सूक्ष्म जीव भी स्थान में परिवर्तन के साथ सारे काम करते हैं। तो ये जीव की एक कैटेगरी है। तो अगर मान लो आपसे कहा जाए कि जीव क्या है, लिविंग क्या है, तो लिविंग वे जीव होते हैं जो सजीव के सभी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो श्वसन करते हैं, सबके सब का है, सजीव है। सिंपल बात, आप ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ठीक है, इस तरह से। तो आपके जीव कितने टाइप्स के हो गए बाबू, 3, पादप, उसके बाद जंतु, सूक्ष्म जीव हो गया, ठीक है, ये सारे चीज। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दूसरा है क्या आपका, कि अगर हम सजीवों के लक्षणों के बारे में व्यतीत करें, अध्ययन करें, किसके बारे में, सजीवों के लक्षणों के बारे में, ध्यान से समझिएगा एकदम, सजीवों के लक्षणों के बारे में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो कोई बंदा आया और बोला कि सजीव के लक्षण क्या है, सजीव के कौन कौन से लक्षण है, ये सारे चीज, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक होता है बच्चा विशेष लक्षण। क्या होगा बाबू, विशेष लक्षण। एक होगा क्या, विशेष लक्षण, और एक नॉर्मली क्या होता है हमारा, लक्षण। अब ध्यान दीजिएगा कि सर विशेष लक्षण और लक्षण में क्या अंतर है। ठीक है, विशेष लक्षण और लक्षण में क्या अंतर है। ठीक, चलिए, तो विशेष लक्षण और लक्षण में क्या अंतर होता है ये आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो कहने का मतलब विशेष लक्षण, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे अगर हम देवताओं की बात करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की बात करेंगे। अब देखिए भगवान भोलेनाथ में क्या डिफरेंट है और देवताओं से, कि हर देवताओं के पास क्या है, 2 नेत्र है, और शिव जी के पास कितना नेत्र है, 3। तो पूरे देवताओं में से वो क्या हो गए, विशेष लक्षण हो गए उनके पास। यानी कि एक ऐसा लक्षण जो किसी पार्टिकुलर जीव में प्राप्त हो, एक ऐसा लक्षण जो किसी पार्टिकुलर जीव में प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, विशेष लक्षण। यानी कि लिख सकते हैं बाबू हम यहां पर, ठीक है, लिख लेंगे, एक ऐसा लक्षण, एक ऐसा लक्षण जो किसी खास जीवों में प्राप्त हो। बोलिए, समझ में आया? एक ऐसा लक्षण जो किसी खास जीवों में प्राप्त हो, क्या कहलाएगा, विशेष लक्षण। और लक्षण क्या है सर, एक ऐसा लक्षण, एक ऐसा लक्षण जो सामान्य रूप से सभी जीवों में पाया जाए, सभी जीवों में पाया जाए। ध्यान दीजिएगा। ठीक, सो विशेष लक्षण क्या है, तो एक ऐसा लक्षण जो किसी खास जीवों में प्राप्त हो,
उसे क्या कहेंगे? विशेष लक्षण। जैसा अभी आपका कोई एग्जाम्पल दिया हम, जैसे हनुमान जी को ले लो। अब बताओ कि हनुमान जी को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड में कौन से ऐसे देवता है जिनके पास पूंछ होगा? कोई है? हनुमान जी को छोड़कर, उनकी जाति को छोड़कर कोई नहीं है सर। तो हनुमान जी में विशेष लक्षण क्या आया? पूंछ आया। शंकर जी को ले लो तो क्या है किसी के पास त्रिनेत्र इनको छोड़कर? नहीं सर। तो वो त्रिनेत्र जो है, तीसरा आंख क्या उसकी स्पेशल कैरेक्टर को दर्शा रहा है। अगर मान लो हम बोले 3 आंख वाला तो कोई बता देगा सर शंकर जी की बात कर रहे हैं। अगर हमने कहा 2 आंख वाला तो कितने देवता पड़े हुए, कितने जानवर है, कितने जीव हैं, सबके पास 2 आंख होता है। तो वो जो 2 आंख है वो किस में जाएगा? लक्षण में। और जो 3 आंख हुआ वो किस में गया? विशेष लक्षण में। तो वही लिखा गया बच्चा कि एक ऐसा लक्षण जो किसी खास जीवों में का हो, प्राप्त हो, क्या कहलाता है? विशेष लक्षण। एक ऐसा लक्षण जो सामान्य रूप से सभी जीवों में पाया जाता हो, उसे कहते हैं हम का लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लक्षण कहते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत आया समझ में? एक ही एक चीज अब ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर हम कुछ विशेष लक्षण की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ हम विशेष लक्षण की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, कुछ विशेष लक्षण की, कि सर सजीवों के कौन कौन से विशेष लक्षण हो सकते हैं। जैसे पहला में आ जाएगा आपका जीवित कोशिका। ठीक है, पहला में क्या आएगा? जीवित कोशिका। ठीक। दूसरा नंबर में आ जाएगा आपका जीव द्रव्य। तीसरा में आपका आ जाएगा मान लीजिए जनन। चौथा नंबर में आ जाएगा उपापचय। 5वां नंबर में आ जाएगा आपका जीवन चक्र। 6 नंबर में आ जाएगा आपका क्या? मान लीजिए आपका आ जाएगा क्या? गति। 7 नंबर में आ जाएगा आपका संवेदनशील एवं अनुकूलन। क्या आएगा बाबू? संवेदनशील एवं अनुकूलन। बोलिए कोई दिक्कत ही रहा? ठीक है, संवेदनशील एवं अनुकूलन। 8 नंबर में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जनन हो गया, उपापचय हो गया, जीवन चक्र, गति, संवेदनशील एवं अनुकूलन, जीवद्रव्य, जीवित कोशिका। ये सारे के सारे क्या हमारे हैं? एक लक्षण है। किसके? विशेष लक्षण किसके हैं? सजीवों के। किसके हैं बाबू? सजीवों के। ठीक है, तो सजीवों के कुछ विशेष लक्षण। पहला हो गया जीवित कोशिका, दूसरा जीव द्रव्य, तीसरा हो गया उपाप जनन, चौथा उपापचय, 5वां हो गया जीवन चक्र, 6ठा हो गया गति, संवेदनशील एवं अनुकूलन। ठीक है, संवेदनशील एवं अनुकूलन। और एक हमारा है जैव रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? जैव रासायनिक अभिक्रिया। बोलिए इतना बात समझ में आया सबको? बोलिए, ये हमारे सजीवों के 8 जो होते हैं विशेष लक्षण होते हैं। यानी कि ये जो होता है बाबू किसमें होता है? किसमें होता है? केवल और केवल लिविंग्स में होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं। हाँ, हम एक और बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम एक बात करेंगे किसकी? वृद्धि की। ठीक, 9 नंबर में हम लिखते हैं यहां साइड में वृद्धि, ग्रोथ। हम इसकी बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे कैसे? ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। चलिए इसको इस साइड में रखते हैं। ठीक, यानी कि वृद्धि को हम बात करेंगे, लेकिन कब? सबसे लास्ट में। और आपको ये भी बताएंगे कि ग्रोथ इज डज नॉट अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स बिकॉज दिस कैरेक्टर आर बोथ आर प्रेजेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग। कि सर ग्रोथ जो होता है वो आपके सजीवों का विशेष लक्षण नहीं है, क्योंकि ये निर्जीव में भी होता है और सजीव में भी होता है। और हमने क्या कहा है अभी? हमने कहा क्या कि एक ऐसा लक्षण जो किसी खास जीवों में प्राप्त हो, किसी खास जीवों में।
किसी स्पेशल व्यक्ति में, और यहां पर एक ऐसा लक्षण जो सामान्य रूप से सभी में प्रेजेंट हो, सभी में, उसी हम क्या कहते हैं, लक्षण। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो, तो अब बारी बारी से हम बाबू जीवित कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, बारी बारी से 8 को बारे में पढ़ाएंगे तरह के, ठीक है? अब ध्यान देना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसका, जो पहला हमारा है हीरा, जो पहला है जीवित कोशिका। क्या है? पहला जीवित कोशिका। चलिए, इसको अंग्रेजी में अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा देखता होगा वीडियो हमारा, तो टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत जल्द ही इंग्लिश मीडियम में भी हम मिलेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, तो बोले कि सर कुछ बताइए, बताइए, डालिए, ताकि उनको जहां वो स्टडी कर रहे हैं अपने निजी क्षेत्रों में, वहां उनको उस तरह का नहीं मिल रहा है। हमने कहा चलो भाई, बहुत सारे कमेंट किए थे, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट देखे तो हमें भी लगा कि नहीं भाई, बच्चों को कुछ देना चाहिए। तो पहला टॉपिक हमारा है क्या बच्चा, जीवित कोशिका। अब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें लिखते हैं आपको। अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं, पहला पॉइंट, पृथ्वी के सभी सजीव प्राणी, पृथ्वी के सभी सजीव प्राणी, ठीक है, पृथ्वी के सभी सजीव प्राणी का निर्माण जीवित कोशिका से होता है। पृथ्वी के सभी सजीव प्राणी का निर्माण किससे होता है? जीवित कोशिका से होता है। बोलिए, कोई दिक्कत? जीवित कोशिका से होता है। ध्यान समझिए बाबू, कि पृथ्वी के जितने भी सजीव प्राणी है, सबका निर्माण किससे होता है? बताइए, सबका निर्माण किससे होगा? तो सर जीवित कोशिका से होगा। आया समझ में इतना? सेकेंड पॉइंट देखिए मेरा। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते जाइए, लाइन बाई लाइन, एकदम एक एक चीज छोड़ना नहीं है, हर एक चीज पढ़ना है, ठीक है? सबसे बात करते हैं सर जीवित कोशिका। जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज जानते हो किसने किया था? एंटन वॉन लीवेनहॉक। एंटन वॉन लीवेनहॉक, लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने यानी कि जीवित कोशिका का खोज एंटन वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवाणुओं पर किया था। किस पर बाबू? जीवाणुओं पर। किए थे लिख लो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो चाचा हमें बेचारे, ठीक ना, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट किया जाता है। किए थे। अब कौन से जीवाणु को? तो फ्रेश वाटर में रहने वाले, फ्रेश वाटर में, यानी कि जो शुद्ध जल में पाए जाते हैं जीवाणु, उन पर लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया आपका? चलिए देखिए ध्यान से, लीवेनहॉक, ठीक है, एंटन वॉन लीवेनहॉक। ऐसा में कि एंटन वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? पूरे जीवित कोशिका का खोज किए थे। और आपको हम बता दें एक और बात, कि अगर हम बात करते हैं इसी जीवित कोशिका की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले जीवाणु में खोजे। कौन से जीवाणु में? वह जीवाणु जो फ्रेश वाटर में पाया जाता हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जीवित कोशिका, ये भी तो पॉइंट बनेगा हमारा, जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित कोशिका सभी सजीवों का संरचनात्मक एवं
क्रियात्मक इकाई होता है, क्रियात्मक इकाई होता है। बोलिए कोई दिक्कत? एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सेल आपको हमने क्लास 9th में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहां प्रॉपरली हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम विशेष लक्षण को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम सेल की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे यहाँ कि सेल का निर्माण कैसे होता है, सेल का प्रकार के होते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं बाबू 9th में, ठीक है। वहां पर हमने पढ़ाया था आपको कि सेल अगर संख्या के आधार पर लोगे तो 2 प्रकार, केंद्र के आधार पर लोगे तो 2 प्रकार, तो वो हमारा 9th क्लास का मैटर है। यहां हम बस ये बात करेंगे कि जीवित कोशिका आखिर सजीवों का विशेष लक्षण क्यों है, ठीक है, कि वाई लिविंग सेल आर अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स, क्यों, वाई, ठीक, उसकी हम चर्चा यहां पर करेंगे। तो हमने सबसे पहला लिखा था क्या कि पृथ्वी के सभी सजीव प्राणी, ठीक है, थोड़ा सा यहां छूट गया है, पृथ्वी के सभी सजीव प्राणी का निर्माण जीवित कोशिका से होता है। फिर उसके बाद जीवित कोशिका खोज एंटन वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किए थे, किस पर, जीवाणुओं पर, किस पर किए थे, जीवाणुओं पर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? और फिर लिखा गया जीवित कोशिका सभी सजीवों का क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। चलिए बोलिए, पहले इतना बोलो, किसी को दिक्कत? स्क्रीनशॉट लेते जाना बाबू, नोट्स बनाना एकदम प्रॉपरली, ठीक है, नोट्स एकदम तनिक से भी कमी मत करना। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक, चलो आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। चलिए तो अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा जीव द्रव्य। देखो जीवित कोशिका हम बता दिए, अगला क्या हमारा है, जीव द्रव्य। अब हेडिंग देते हैं जीव द्रव्य पर, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव्य सेकंड नंबर हमारा है, क्या है, जीव द्रव्य। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जीव द्रव्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू, प्रोटोप्लाज्म। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सर ये होता क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट मेरा हीरा, 1 सेकेंड, चलो ठीक, चलो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है। चलो इसको हम मान लेते हैं एन, राइट, और इसमें हम कुछ इस प्रकार के डॉटेड स्ट्रक्चर, एक फ्लूइड बनाते हैं इस तरह का, क्या बनाते हैं, फ्लूइड। चलो बना दिए बाबू, ये हमारा हो गया फ्लूइड, कोई दिक्कत? अब जो पहला हमारा है इसको बोलेंगे हम क्या, कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। एकदम बारीकी से समझिए एक ही एक चीज, कोशिका झिल्ली। ये जो तरल पदार्थ है, ध्यान दीजिएगा, ये जो तरल पदार्थ है, ठीक है, ये जो बाबू आपका तरल पदार्थ दिया है, इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, राइट। और जो अंदर में हमारा है ये, इसको बोलते हैं क्या हम, केंद्रक। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? एक हो गया हमारा कोशिका झिल्ली, एक कोशिका द्रव्य, और एक हो गया हमारा केंद्रक। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें खोज की, ठीक है, कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया था। तो किसने किया था खोज, जेई पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। किसने, जेई पुरकिंजे, ठीक है, किसने किया था, जेई पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक। उसके बाद हम इसकी अगर परिभाषा की बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, किसकी बात करेंगे, परिभाषा की अगर बात करते हैं तो लिख सकते हैं, किसी भी सजीवों में कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के समूहों को जीव द्रव्य कहा जाता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा।
किसी भी सजीवों में, किसी भी सजीवों में, सजीवों में कोशिका द्रव्य, सॉरी मतलब कोशिका झिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के समूहों को, एवं केंद्रक के समूहों को जीव द्रव्य कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि कह रहा है का बाबू कि जीव द्रव्य का खोज किसने किया? जयपुर किंजे नामक वैज्ञानिक। यही आपका, अगर हम बात करते हैं 9th क्लास में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो 9th क्लास में हम लोग जीव द्रव्य बहुत बढ़िया से पढ़े थे कि क्या होता है एक्चुअली, कैसे होते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, सारा चीज हम 20 बार बोल रहे हैं। इस टॉपिक में हमको केवल पढ़ना है स्पेशल कैरेक्टर के बारे में, ज्यादा अंदर हमको डीप नहीं जाना है, ठीक है, वो हमारा 9th का पार्ट है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर है खोज किसने किया? जयपुर किंजे नामक वैज्ञानिक है। परिभाषा इसका बताते हैं तो किसी भी सजीवों में कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म एवं एंड केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के समूहों को क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य को बोलते हैं। बोले यहां तक कोई दिक्कत? या अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो बोल सकते हैं एनी ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रुप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब बोल सकते हैं डिस्कवर ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड जयपुर किंज। तो इस तरह के ये हमारे आपका जीव द्रव्य है। बोले कोई दिक्कत? ये था हमारा जीव द्रव्य। तो बोलो यहां तक कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड स्पेशल कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्या था बाबू? सेकेंड कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो उसके बाद थर्ड क्या है? ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कोशिका झिल्ली किसमें होती है? जीव में। कोशिका द्रव्य किसमें होता है? जीव में। और केंद्रक विकसित किसमें होते हैं? जीव में। सिंपल बात। ये आपका इसमें मिलेगा, इसमें है, इसमें नहीं है सर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपका तीसरा है, ये भी हो गया हमारा। तीसरा आपका क्या है? जनन है। तीसरा क्या है? जनन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जनन। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि सर जनन क्या होता है। ठीक है, चलिए जनन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी? जनन की। जनन, ध्यान दीजिएगा बाबू। चलो कोई दिक्कत नहीं है। जनन की, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक, चलिए ये हमारा तीसरा स्पेशल कैरेक्टर है, यानी कि जनन जो होता है हमारा थर्ड कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या होता है? थर्ड कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। अब ध्यान दीजिएगा कि सर आखिर जनन कैसे सजीवों का लिविंग थिंग्स बना। ठीक, इसमें दो तीन चीज ध्यान दीजिएगा कि जनन जो होता है जब कोई जीव अपने ही जैसे, ध्यान दीजिए, परिभाषा पहले बात करते हैं इसके। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, ठीक है, परिभाषा की अगर बात करें, ध्यान समझिए, कोई जीव चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहु कोशिकीय जीव हो, कोई जीव जब अपने ही जैसे जीवों का निर्माण करता है तो उसे जनन कहा जाता है। जनन कहा जाता है। कोई दिक्कत? ठीक, अब उसके बाद जनन जो होता है कितने टाइप्स में होते हैं? जनन कितने प्रकार के? सर दो प्रकार के होते हैं। सिंपल बात है। एक होता है कौन? अलैंगिक जनन।
ये सब आपको 10 में पढ़ना, 12 में मिलेगा। और एक होता है कौन, लैंगिक जनन। एक मिनट, ठीक है। एक होता है कौन, लैंगिक जनन। ध्यान दीजिएगा, एक हो गया लैंगिक जनन, ठीक है, यहां पर जनन लिखते हैं, और एक हो गया लैंगिक जनन। इसमें हम बात करते हैं तो एक जनक भाग लेते हैं, कितने, वन पेरेंट्स आर पार्टिसिपेट टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। और यहां पर जो होते हैं 2 जनक भाग लेते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन में 1 पेरेंट्स और लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा जब बारीकी से, कि जनन अगर मान लो कोई पूछे कि व्हाई रिप्रोडक्शन इन एसेंशियल, रिप्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल, व्हाई रिप्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल, कि जनन क्यों जरूरी है, तो जनन किसी भी जीवों को इसलिए जरूरी होता है ताकि वो अपने अस्तित्व को कायम रख सके, ठीक है। कोई भी जीव, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई भी जीव, ठीक है, कोई भी जीव जनन इसलिए करते हैं ताकि, कोई भी जीव जनन इसलिए करते हैं ताकि पृथ्वी पर उनके जाति का अस्तित्व, उनके जाति का अस्तित्व कायम रह सके। कायम रह सके, सिंपल बात है सर। अगर मान लो जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आपका नोटबंदी किए, ठीक है, धीरे धीरे मार्केट से 1000 और 2000 का नोट खत्म हुआ ना जी, कि एकदम ब्लॉक हो गया कि आपको 1000 और 2000 का नोट का प्रयोग नहीं करना है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हो गया। पहले मिलता था 500 का पीला वाला नोट, खत्म हो गया। क्यों, कि हमने उसको बंद कर दिया। उसी प्रकार से अगर मोदी जी पूरे भारत देश में ये लागू कर दे कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक जनन नहीं करेगा, तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत देश से मनुष्य जाति की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। यहां पर कोई भी जीव नहीं बचेगा फिर। तो जनन हम ये नहीं करते कि जनन करते हैं तो हमारी जनसंख्या बढ़े ना, गधों, जनन से जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं सोचते हम। जनन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, इसलिए करता है ताकि उसके जाति का अस्तित्व कायम रह सके। अगर हम नहीं जनन करेंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जनन हर एक जीवों को, जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को जरूरत है। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि क्या पृथ्वी के सभी जीव जनन के योग्य होते हैं, तो नहीं सर, पृथ्वी के सभी जीव जनन के योग्य नहीं होते हैं। सर क्यों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस लाइन पे। चलिए, हमने एक लाइन लिखा क्या बाबू, ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया लाइन है। पृथ्वी के सभी जीव जनन के योग्य नहीं होते हैं, जनन के योग्य नहीं होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत खतरनाक है। कह रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर डज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑल ऑर्गेनिज्म आर डज नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि पृथ्वी के जितने भी जीव हैं वो जनन के योग्य नहीं होते हैं। तो आप आपसे पूछिएगा कि सर कौन कौन सा जीव है जो जनन नहीं करता है, कुछ बताइएगा हमको। आखिर इस पृथ्वी पर आपने कहा, एक समय कह रहे हैं कि सभी जीवों को जनन जरूरी है, और एक समय कह रहे हैं कि सभी जीव जनन के योग्य होते ही नहीं है। तो आखिर सर ऐसा कौन सा जीव है जो जनन के योग्य नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट, क्या हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होता है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
तो पहला जीव का नाम हम लिखते हैं, थोड़ा सा बाबू एकदम गौर करना, सारा चीज कारण भी बताएंगे कि जनन क्यों नहीं करता है। पहला नाम लेंगे हम हिन्नी का, किसका? हिन्नी का। दूसरा नाम लेंगे हम किसका? खच्चर का, खच्चर का। तीसरा नाम लेंगे किसका बाबू? अमानव, जिसको हम लोग किन्नर भी बोलते हैं, ठीक है। अमानव जिसको क्या बोलते हैं? किन्नर बोलते हैं। और चौथा हो जाएगा हमारा कामगार मधुमक्खी, कामगार मधुमक्खी, कामगार मधुमक्खी। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, किन्नर सही है? नहीं सही है? चलो सही नहीं है तो सही कर देते हैं। चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तमाने से चलिए, किन्नर भाई गजब का है ये चार लोग, कि सर ये चार लोग जो है वो आपके पृथ्वी पर जनन के योग्य नहीं होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं होते हैं, थोड़ा सा आवाज बंद कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। क्यों नहीं होते ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं होते हैं भैया, ये तो बताइए कम से कम, ठीक है, क्यों नहीं होते हैं। तो हिन्नी में कुल गुणसूत्र जो होता है, कितना होता है? कुल गुणसूत्र कितना होता है? 63 होता है। खच्चर में कुल गुणसूत्र जो होगा वो कितना होगा? 63 होता है। अमानव में कुल गुणसूत्र जो होगा वो कितना होगा? 47। और मधुमक्खी में, ठीक है, जनन अंग नहीं पाए जाते हैं, जनन अंग नहीं पाए जाते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा थोड़ा सा बाबू, कह रहा है हिन्नी, और हिन्नी देखो कैसे निर्माण होता है, ध्यान देना। हिन्नी तो कैसे निर्माण सबका लिख देते हैं, कि सब ये बनते कैसे हैं, ध्यान देना। हिन्नी का निर्माण जो होता है, हिन्नी का निर्माण हॉर्स का मेल भाग, क्या होगा? हॉर्स का मेल। एक मिनट रुक जा बाबू, थोड़ा सा और इसको बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यानी कि हिन्नी जो होता है हॉर्स का मेल, और उसके बाद डंकी, उसके बाद डंकी, डंकी का फीमेल। खच्चर जस्ट इसका उल्टा होता है, हॉर्स का फीमेल और डंकी का मेल। तो हॉर्स का मेल और डंकी का फीमेल रहेगा तो क्या बनेगा? हिन्नी बनेगी। अगर हॉर्स का फीमेल और डंकी का मेल रहेगा तो क्या बनेगा? खच्चर बनेगा। उसके बाद ध्यान देना, अगर अमानव की बात करें तो मानव में गुणसूत्रीय विकार, गुणसूत्रीय विकार, ठीक है। मानव में किससे? गुणसूत्रीय विकार से, ठीक है। मानव में किससे? गुणसूत्रीय विकार। अब कामगार मधुमक्खी का निर्माण किससे होता है? रानी मधुमक्खी से। किससे? रानी मधुमक्खी। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रानी मधुमक्खी जो होती है वो आपका मेल ड्रोन और आपका कामगार दो लोग को निर्माण करती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हिन्नी में कुल गुणसूत्र 63, खच्चर में कुल गुणसूत्र 63, अमानव में कुल गुणसूत्र आपका 47, कामगार मधुमक्खी में कुल गुणसूत्र ये आपका, क्योंकि इसमें जनन अंग ही नहीं पाया जाता, सिंपल बात है। अब 63 आया कहां से? डंकी में जो होता है वो 64 होता है कुल गुणसूत्र, सॉरी हॉर्स में, और डंकी में जो होता है वो 62 होता है। तो अब समझ लेना, वहां से मियोसिस कराना, मियोसिस कराओगे तो बन जाता है, ठीक है। इसको हम आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया डिप्ली मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना पहले ध्यान समझिए कि हिन्नी का जो निर्माण होता है बाबू वो मेल हॉर्स और फीमेल डंकी से होता है। खच्चर का निर्माण फीमेल हॉर्स और मेल डंकी से होता है। अमानव का निर्माण
मानव में गुणसूत्रीय विकार से होता है, और कामगार मधुमक्खी का निर्माण रानी मधुमक्खी से होता है। अब ये जनन क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका कुल गुणसूत्र 63 है। कहोगे सर 63 से का मतलब है? तो एक पॉइंट ध्यान देना, थोड़ा सा एक पॉइंट देना, देखो कि जब, ध्यान देना, किसी भी जीव का गुणसूत्र की संख्या विषम हो तो वह जनन के योग्य नहीं होते हैं। सिंपल बात है, नहीं होता है। ठीक है, किसी भी जीव का गुणसूत्र की संख्या अगर विषम हो तो वह जनन के योग्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि विषम में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कि किसी भी अगर विषम संख्या का गुणसूत्र रहे तो उसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होगा। अब क्यों? अगर अर्धसूत्री नहीं होगा तो आपका युग्मक का निर्माण नहीं होगा। युग्मक का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अगर बाबू किसी में अर्धसूत्री नहीं होता है तो उसमें क्या होगा? युग्मक का निर्माण नहीं होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं होगा। बोलिए, यहां तक समझ में आया? फिर से आइए कि किसी भी जीव के गुणसूत्र की संख्या अगर विषम हो तो वो जनन के योग्य नहीं होते। सिंपल पहली बात। और क्यों? विषम से क्या मतलब है कि जब विषम होगा तो अर्धसूत्री नहीं होगा, और जब अर्धसूत्री नहीं होगा तो आपका युग्मक का निर्माण नहीं होगा। जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो फिर वो जनन नहीं कर सकता है। बोलो, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये 2 पॉइंट तो समझ में आया होगा कि सर हिरनी और खच्चर अब नहीं करेगी। बात करते हैं कामगार मधुमक्खी की। ठीक है, बात किसकी करेंगे हम लोग? कामगार मधुमक्खी की, चाहे अमानव की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, मन में प्रश्न आया होगा कान लो के कि सर आपने कहा कि अमानव जो होती है निषेचन नहीं करते, तो आखिर इस पृथ्वी पर, इस भारत देश की अगर प्रॉपरली बात करते हैं तो सर भारत देश में आखिर किन्नर आया कहां से? क्या भारत देश के सभी नागरिक किन्नर को जन्म देते हैं? नहीं। तो आखिर ये किन्नर आए कहां से? ठीक है, तो अमानव जब आपके आने की किन्नर जब जन्म ही नहीं करेंगे तो उनकी संख्या बढ़ी कैसे समाज में? सोचने वाली बात है ना। ठीक है, ये आपका हम बताएंगे क्यों, आपका कैसे उनका निर्माण होता है, कैसे आपका उनकी संख्या बढ़ती है। बोलिए, कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया सबको? चलिए, तो ये था हमारा जनन। ठीक है, तो जनन में आपका इस प्रकार से होता है। अभी आपको जनन हम थोड़ा सा डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको क्लास 12th में जनन ही पढ़ना, 3 चैप्टर। ठीक है, जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन, बहुत सारा जनन पढ़ना है। इसलिए हम यहाँ पर अभी कुछ बस आपको लक्षण के बारे में ही समझा रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए, आया समझ में? तो ये था हमारा बाबू क्या? जनन। देख लीजिए यहां से फिर से एक बार। ठीक है, ये हो गया हमारा जनन। अब इसके बारे में हम चर्चा नहीं किए ताकि आगे क्लास में मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड, नेक्स्ट पांच, ये हो गया नेक्स्ट पेज। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला है बाबू, जनन हो गया हमारा, उसके बाद उपापचय है। अब ध्यान देना थोड़ा सा। चलिए, अच्छा ये बताओ, जनन अगर इससे हम कहें, इससे कि हे पेन, 2 पेन हो जाओ, हुआ? नहीं हुआ। मान लो हम शर्ट खरीदे नया 4,000 का, फिर बोले शर्ट जो देखे खराब होने लगा, होगा? नहीं होगा। तो ये निर्जीवों में नहीं हो सकता। जैसे मान लो ये बोतल है, बोतल क्या है? निर्जीव है। अगर इससे हम सोचे कि 2 जनन करके करा ले, हो सकता है, पॉसिबल है?
तो नहीं सर। तो जनन जो होता है बाबू किस में होता है? केवल सजीवों में होता है, ठीक है। अगर निर्जीवों में जनन होने लगता तो हमारा पृथ्वी जो होती है वो नष्ट हो जाती, फिर संतुलन बिगड़ जाता, वातावरण खराब हो जाता हमारा, ठीक है। कितने जीव खैला बिना मर जाते, कितने रहते, उनका आवास नहीं प्रोवाइड होता। तो इसलिए निर्जीवों में जनन की प्रक्रिया नहीं होती। जैसे मान हमारे पास फोन है, हमने आईफोन लिया, आईफोन खराब हो, फिर एक आईफोन बना दिए, जनन करा के ऐसा हो सकता है? नहीं। तो जनन केवल अब केवल किसमें पाया जाता है? सजीवों में, निर्जीवों में जनन नहीं पाया जाता। कोई दिक्कत? तो आगे आते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है उपापचय। क्या है? उपापचय, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्या? मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ध्यान दीजिएगा, ये आपका चौथा लक्षण, विशेष लक्षण, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यानी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है आपका एक विशेष लक्षण होता है। अब ध्यान दीजिए कैसे, इसमें दो आते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म और एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। बोलिए, कोई दिक्कत? अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, परिभाषा की तो लिख सकते हैं सिंपली भाषा में। देखो एक और बात है, हटा दे पहले इसको, परिभाषा बाद में लिखेंगे, पहले समझ लो। अब देखो कि एक प्लस एक मिलकर क्या बनेगा? सर दो बनेगा। और इस दो को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1 लिख सकते हैं कि सर उपचय में 1 + 1 क्या होता है? मैं तो पढ़े हो ना, 2 होता है। और अपचय में 2 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए, 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर 2 को लिख सकते हैं क्या हम? 2 को लिख सकते हैं 1 + 1। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, अब परिभाषा लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसके लिखेंगे हम लोग क्या? परिभाषा। ध्यान दीजिएगा, सिंपली लिखेंगे बाबू, उपचय और अपचय के समूहों को उपापचय कहा जाता है। उपापचय कहा जाता है, ठीक है। उपचय और अपचय के समूहों को क्या कहते हैं? उपापचय कहा जाता है। जैसे मान लो हम लोग खाना खाते हैं, राइट। देखो एग्जांपल देखो, समझ लो। हम लोग मान लो खाना खाते हैं, जैसे में दाल प्लस भात, चावल जो खाना कर लेना, फल, दूध, मांस, मछली, ये सारा चीज खाएं, और भी है। तो ये बताओ, ये सारा चीज किस में कन्वर्ट हुआ? सर ऊर्जा में। जैसे दाल, भात, फल, दूध, मांस, मछली, जितना भी खाएं, इतना चीज खाएं, और बना क्या? एक ऊर्जा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उपचय बोलते हैं। ऐसे में फिर से कि अगर मान लो एक से अधिक खाद्य पदार्थ जब आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जब एक रूपी ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपचय कहते हैं। ऐसे में क्या बोलते हैं? उपचय। या बोल सकते हैं एक से अधिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमारे शरीर में जब एक रूपी ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे कहते हैं सर क्या? उपचय। अब इसी ऊर्जा का, यही ऊर्जा अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यही ऊर्जा क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और किस में? मानसिक कार्य में, मानसिक कार्य में, शारीरिक कार्य में, शारीरिक कार्य में या अन्य कार्य में, ठीक है। यही ऊर्जा अब अलग अलग क्षेत्रों में काम करने लगा। इसको क्या बोलते हैं बाबू? अपचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचय।
यानी कि जब एक से अधिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण किए तो ऊर्जा बना, उसे कहेंगे उपचय। और वही बना हुआ ऊर्जा जब हमारे शरीर के अनेकों कार्यों में संपादित होता है उसे कहते हैं का अपचय। और इन दोनों के समूह को क्या कहते हैं? उपापचय। तो बोलो ये प्रक्रिया सजीव में होगा कि निर्जीव में होगा? सिंपली बोलो किसमें होगा? तो सर सजीव में होगा। कोई दिक्कत? तो ये हमारे 4 दो थे, ठीक है, 4 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये 4 जो थे हमारे बाबू, ये आपका जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित कोशिका, जीवद्रव्य, जनन और उपापचय, ये 4 आपके हुए समाप्त। ठीक है, अब आगे 4 हम लोग जो है बचा जीवन चक्र, गति, संवेदनशील एवं अनुकूलन, जैव रासायनिक अभिक्रिया, ये 4 हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी आपको यहां तक 4 का एक बार हम फिर से दिखा देते हैं, आप लोग उसको देख लीजिए। जैसे ये मान लीजिए हमारा पहला पेज है बायोलॉजी का, ठीक। उसके बाद ये हो गया टॉपिक, चैप्टर में जो 2 टॉपिक है, जीवों में विविधता और जीवों का वर्गीकरण। फिर उसके बाद ये हो गया सजीव के सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले क्या कहलाते हैं? जीव कहलाते हैं, ये हो गया। उसके बाद जीव को कैटेगराइज कर दिए पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव में, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए विशेष लक्षण हो गया, एक ऐसा लक्षण जो किसी खास जीव में प्राप्त होता है क्या बोलते हैं? विशेष लक्षण। एक ऐसा लक्षण जो सामान्य रूप से सभी जीवों में पाए जाते हैं क्या बोलते हैं? लक्षण। एक बार इसको देखते रहिए, ये पूरा का पूरा विशेष लक्षण हो गया हमारा। ये हो गया पहला लक्षण जीवित कोशिका का, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। ये हो गया जीव द्रव्य, डायग्राम के साथ बना दिया आपको। ये हो गया हमारा जनन, ये भी जनन का ही भाग है। बता दिए कौन कौन से जीव जनन नहीं करते, क्यों नहीं करते, किनका कैसे निर्माण हुआ, सारा चीज आपको डिटो कॉपी है। उसके बाद ये भी कुछ जनन का ही भाग है, ठीक है। उसके बाद उपापचय चौथा लक्षण आपका है, विशेष लक्षण, ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हमने आपको सिखाया उपापचय के बारे में, यानी कि विशेष लक्षण के बारे में, और बाकी के जो 4 बचे हमारे वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आपसे बस एक ही अनुरोध है बाबू कि यूट्यूब पे जाकर सृष्टि द विजन चैनल को सर्च कीजिए और उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा जो सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखा जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां से आप उसको देखकर सर्च कर सकते हैं। और सभी अपने दोस्तों को सर्च कीजिए ताकि उन सभी लोगों को भी इस और बेहतर से बेहतर आपको शिक्षा प्राप्त हो। ये हमारा एक है टॉपिक खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।